हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने एसके क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आ जाओ, आज का हमारा टेस्ट डिस्कस करते हैं। जो पेपर है एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ एग्जाम है, एज इट इज ही क्वेश्चन हमने उठाए हैं, कोई भी हमने चेंज नहीं किया। एक बारी इस पेपर को डिस्कस करते हैं साथ साथ में कि इसे कैसे करना चाहिए। देखो, फर्स्ट में क्या कहता है, आपके सामने फिलर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, कल भी बताया था, दोबारा बताता हूं, जब भी फिलर होता है हम फिट बिठाने लग जाते हैं। अपने को फिट नहीं बिठाना, हमें चूज करना है, हमें जाना है एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। अगर आपको फिलर्स दिखते हैं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, गलत ऑप्शंस को हटा देना, सही ऑप्शन सही आंसर आपके सामने आएगा। एक्यूरेसी बनानी है तो यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, पहली नजर में इन ऑप्शंस को नहीं देखना, पहले इसको पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, आ जाओ। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशंस डैश यूनिवर्सली इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन्स। अब बात करते हैं क्या आंसर हो सकता है। देखना, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशंस डैश यूनिवर्सली। क्या होंगे फेशियल एक्सप्रेशंस? फेशियल एक्सप्रेशंस को क्या किया जा सकता है? क्या स्ट्राइक किया जा सकता है? क्या स्ट्राइक किया जा सकता है? स्ट्राइक तो आपको पता है मीनिंग होता है मारना, एक वर्ब होती है हिट करना। तो फेशियल एक्सप्रेशंस को स्ट्राइक तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता, हिट नहीं किया जा सकता। तो भाई इसको हटा दो। और बेसिकली तुम्हें एक बात बताऊं, रिसर्च होती है ना, तो रिसर्च करके रिसर्चर्स इस बात का पता लगाते हैं कि यार ऐसा होता है, ये चीज मौजूद है। जनरली किसी चीज के अस्तित्व को, किसी चीज की अक्रेंस का पता लगाया जाता है। तो आ जाओ देखते हैं। अच्छा, दो वर्ड आपको दिखे, दो वर्ड आपको इसके अंदर दिखे। एक वर्ड आपको क्या दिखा? एक वर्ड आपको दिखा ट्रांसपायर, एक वर्ड आपको दिखा ट्रांसपायर, और एक वर्ड आपको दिखा बी फॉल। फॉल का मीनिंग क्या होता है? फॉल का मीनिंग क्या होता है? गिरना। और बी फॉल का मीनिंग क्या होता है? हमने हिंदी में बहुत बार बोला है, सुना है, यार ये कैसी मुसीबत आ पड़ी। बी फॉल का मीनिंग होता है टू अकर, टू हैपन, कोई चीज हो जाना, कोई मुसीबत जो आ पड़ी, मुसीबत नहीं कोई भी चीज, टू हैपन किसी चीज का होना। और एक बात और बताता हूं, बी फॉल का एग्जैक्ट सिनोनिम लगता है क्या? ट्रांसपियर। बी फॉल का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या लगता है भाई? ट्रांसपियर लगता है। ठीक है, तो ना तो ये ऑप्शन हो सकता, ना ये ऑप्शन हो सकता। रिसर्च करके पता लगा होगा कि 16 तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अकर होते हैं। इसका आंसर बनता सी ऑप्शन। देखो, एलिमिनेशन मेथड ही बेस्ट अप्रोच रहती है। एलिमिनेशन मेथड से ही आप एग्जाम में 100% एक्यूरेसी ला सकते हो, अदरवाइज एक्यूरेसी नहीं बनेगी। क्योंकि भाई हम जिस भी ऑप्शन को देखेंगे हमें वही फिट बैठता दिखेगा, हम उसको अप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, जो गलत है उसे हम दूर करेंगे। आ जाओ दूसरा पढ़ते हैं, क्या कहता है? टू गेट द बॉल रोलिंग। क्या कहता है? टू गेट द बॉल रोलिंग। क्या मीनिंग होता है? आओ देखने की कोशिश करते हैं। टू प्ले ए बॉल गेम वेल ना, इतने पागल भी हम नहीं है भाई कि बॉल रोलिंग दिया तो हम सोचेंगे कि कोई गेम खिला रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अब ऐसे बोल दिया नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो क्या सच में किसी से डांस करवाना है या आंगन टेढ़ा है? वो तो बात ही नहीं, कोई और मीनिंग निकलता है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं बन सकता था। टू कीप वर्किंग अंटिल लेट, ना भाई, लेट वर्किंग जैसी कोई बात की नहीं गई। टू मैच एन ओपोनेंट, ओपोनेंट की भी कोई बात नहीं गई। टू गेट द बॉल रोलिंग, टू बिगिन ए प्रोसेस। कहता है भाई बॉल को रोल करना है। ऐसे याद रखना, प्लेग्राउंड है, फुटबॉल बीच में पड़ी है, एक प्लेयर को बोला अभी गेम शुरू हुआ है, गेट द बॉल रोलिंग, चल भाई बॉल को रोल करना स्टार्ट कर। इसका मीनिंग होता है टू बिगिन समथिंग या फिर टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है, तो यहां आंसर बनता टू बिगिन ए प्रोसेस। क्या आंसर बनता? टू बिगिन ए प्रोसेस। अगले वर्ड में आपको बेसिकली एक स्पेलिंग बतानी थी, अगले वर्ड में आपको बेसिकली एक स्पेलिंग बतानी थी, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी कि गलत स्पेलिंग कौन सी है। तो भाई डेंटल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, रिलेटेड टू डेंटिस्ट, ठीक ठीक है। अगला वर्ड आता है डाउट, डाउट की स्पेलिंग भी बिल्कुल ओके है। एक वर्ड आता है ड्रॉट, ड्रॉट का मीनिंग होता है सूखा पड़ जाना, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल बिल्कुल ओके है। वर्ड कौन सा बचा? थर्ड बचा, इसकी स्पेलिंग गलत है, डिक्शनरी। डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत लिख दी इसने।
डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या लिख दी जी, गलत लिख दी। ठीक है, डिक्शनरी की स्पेलिंग इसने गलत लिखी है, तो भाई सही वर्ड क्या बनता है, डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी क्या होता है, क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर शब्द बहुत सारे हो, शब्दों का समूह होता है। ठीक है, ये होती है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की ही स्पेलिंग इसने यहाँ पे गलत लिखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कहता है, अगले में कहता है वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, कोई ऐसा बंदा जो क्या करता है, किसी एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करता है। तो ये तो सबको पता है, सबको पता है। इंस्पेक्टर का मीनिंग क्या होता है, देखो इसके अंदर ही लिखा है स्पेक्ट। स्पेक्ट का मीनिंग होता है देखना, और इंस्पेक्टर मतलब जो किसी मसले के अंदर देखे, यानी जांच करने वाला। लेकिन इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलता। इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन हॉल में जब मिलता है, जब कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस बन के आ जाता है, कान में ब्लूटूथ लगा के आ जाए, तो उसको पकड़ने इंस्पेक्टर साहब आते हैं। अदरवाइज जनरली एग्जामिनेशन हॉल में इंस्पेक्टर नहीं मिलता। हाँ, स्कूल कॉलेज के बाहर पुलिस जरूर खड़ी होती है व्यवस्था बनाने के लिए, भीड़ भाड़ को काबू करने के लिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करे आप उसे इंस्पेक्टर कहोगे, नहीं हो सकता। मैनेजर होता है किसी ऑफिस में, किसी होटल में, जो सारी चीजों को मैनेज करता है। वेरीफायर होता है जो किसी बात, किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई करे, काइंड ऑफ गवाह बोला जा सकता है। तो आंसर ही एक बचा क्या, इनविजिलेटर। क्या बचा जी, इनविजिलेटर। विजिल एक वर्ड होता है, विजिल ही एक वर्ड होता है। विजिल का मीनिंग ही होता है जांचना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कई बार, रिश्वत ले रहा था, विजिलेंस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो विजिल वहीं से ये शब्द निकल कर आया, इनविजिलेटर। विजिलेंस क्या होती है, जो जांच करती है। ठीक है, विजिलेंस ऑफिसर होता है, ठीक है, जो जांच पड़ताल करता है। तो इनविजिलेटर जो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करता है, भाई कोई चीटिंग वगैरह ना हो। ठीक है, होता था ना एग्जाम में, हम कहते थे विजिलेटर आ गया, भाई विजिलेटर आ गया, सीधे बैठ जाओ, विजिलेटर आ गया, ऐसा होता था। ठीक है, चलते हैं हम आगे जल्दी से हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड में वर्ड है, इसका क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है बच्चे आपके सामने, आपके सामने वर्ड है सेंसर, सेंश्योर, सॉरी सेंसर नहीं, सेंश्योर। आपके सामने वर्ड क्या है, सेंश्योर। सेंश्योर का मीनिंग वही होता है जो मीनिंग होता है किसका, तुम सबको पता है, अनगिनत बार ये वर्ड्स एग्जाम में पूछा गया है, कास्टिगेट। कास्टिगेट का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग होता है किसका, सेंश्योर का, और वही मीनिंग होता है इस वर्ड का। बहुत बार हमने ये वर्ड भी सीखा है, क्या, डेनिग्रेट। ठीक है, डेनिग्रेट। और हमने एक वर्ड और भी सीखा था, हमने वर्ड सीखा है क्या, अपग्रेड। इन तीनों, इन चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है जी, सेम होता है। क्या मीनिंग होता है बताओ जल्दी से। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, कास्टिज्म बहुत ज्यादा होता था, तो लोग क्या करते थे, इसको ऐसे याद रखना, कास्ट पूछते थे गेट पे और फिर उस बंदे की इंसल्ट करते थे। तो कास्टिगेट का मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की निंदा करना, किसी को गलत शब्द कहना, किसी की आलोचना करना। ठीक है, दूसरा वर्ड आता है डेनिग्रेट। दूसरा वर्ड क्या आता है, डेनिग्रेट। पुरानी फिल्मों में तुमने देखा होगा एक विलन होता था, कौन, डैनी। कौन होता था बच्चों, डैनी। डैनी वो होता था जो आपने देखा होगा कात्या वाली फिल्म में, है ना। इतना खतरनाक विलन था, कोई उसको कह दे कि ये बंदा तो ग्रेट था, तो उस बंदे की सारे लोग क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। तो भाई डेनिग्रेट का मीनिंग भी होता है टू क्रिटिसाइज समवन। अगला वर्ड आता है अपब्रेड। अगला वर्ड क्या आता है, अपब्रेड। ब्रेड होती है चोटी और अप होता है ऊपर करना, अपब्रेड। अगर कोई बंदा किसी लड़की की चोटी ऊपर कर दे तो लड़की क्या करेगी, उसको डांटेगी, उसको क्रिटिसाइज करेगी। तो डेनिग्रेट, कास्टिगेट, अपग्रेड, तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तीनों का ही मीनिंग क्या होता है बच्चे, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या मीनिंग होता है, सेंश्योर। ऐसे याद रखना कि फिल्म वगैरह होती है ना, एक सेंसर बोर्ड होता है,
सेंसर बोर्ड क्या करता है, मैंने ऐसे याद रखा था जब मैं पढ़ता था कि भाई जो सेंसर बोर्ड होता है ना, बेसिकली तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, फिल्म में से कोई ऐसे सीन जो हिंसा भड़का दे, जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दे, उन सीन्स को हटा देता है और फिर फिल्म प्रोड्यूसर की क्या करता है, निंदा करता है। तो मैंने ऐसे याद रखा था, सेंसर बोर्ड फिल्म बनाने वालों को क्या करता है, सेंसोर करता है, उनकी निंदा करता है। तो सेंसोर वर्ड का मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज समवन, टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है कंडेम, ठीक है, कंडेम का मीनिंग भी होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है। आ जाओ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंटोनिम। तो बच्चे यहां तो निंदा कर रहा है, किसी की प्रेज करनी पड़ेगी, है ना। प्रेज किसकी करेगा, देखते हैं। फॉल्ट नहीं, फॉल्ट तो होता है गलती, ब्लंडर भी होती है मिस्टेक। तो बच्चे फॉल्ट और ब्लंडर तो दोनों के दोनों सिनोनिम हो गए। अगला वर्ड आता है कंटेम्प्ट। तुमने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जब अमिताभ बच्चन कोर्ट में जाते थे तो अक्सर जज साहब को कहना पड़ता था, ऑर्डर ऑर्डर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या कहते थे, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है, अवज्ञा करना, अवमानना करना, अपमान करना। तो ये तो बात ही नहीं की गई, हमें तो चाहिए सिनोनिम, हमें चाहिए एंटोनिम। तो ये वर्ड भी नहीं हो सकता। एक वर्ड बचता है आपके सामने, जल्दी से बता दो क्या वर्ड बचता है, एप्लॉज। क्या वर्ड बचता है बच्चे, एप्लॉज। एप्लॉज का मीनिंग होता है किसी की प्रशंसा करना। एप्लॉज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज। क्या करना जी, प्रशंसा करना, या फिर क्या करना, किसी को प्रेज करना, ठीक है। एक और वर्ड भी इसी से लगता हुआ एसएससी ने कई बार पूछा है, क्या, एक्लेम। क्या वर्ड पूछा है बच्चे, एक्लेम वर्ड पूछा है, ठीक है। इसी से मिलता हुआ एक और वर्ड हमारी डिक्शनरी में है, एक्कोलेड। क्या वर्ड है बच्चे, एक्कोलेड। अगला वर्ड जो कहता है, मीनिंग सेम जनरेट करता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, लॉर्ड। हिज एफर्ट्स वर लॉर्डेबल। लॉर्ड का मीनिंग भी होता है प्रशंसा करना। कैसे याद रखें, सीखने की कोशिश करते हैं। देखो हरियाणवी में वर्ड होता है लाड। छोटा बच्चा होता है ना, उसके जो भी लाड करता है बच्चा उसकी प्रशंसा करता है। तो मैंने तो ऐसे याद रखा था, लाड और मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। एक्कोलेड भाई सीधा सीधा याद रखना पड़ा था, एक्लेम भी सीधा सीधा याद रखना पड़ा था, और एप्लॉज की राइम बना ली थी एप्लॉड से। वर्ड बेसिकली ये भी बनता है, एप्लॉड भी वर्ड बनता है। एप्लॉज की राइम बना ली थी एप्लॉड से। तो मैं ऐसे याद रखता था कि जब भी मैं फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करूं, मैं चाहता हूं हमेशा लोग उसको अपलोड करें, उसकी प्रशंसा करें, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन में आपने 8 या 9 वर्ड्स सीख लिए, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है सीखने, क्योंकि एसएससी का तो एक ही काम है, रिपीट रिपीट रिपीट, रिपीटिशन करना, ठीक है। आगे कहते हैं, द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट। जिस सेंटेंस में, हाँ, जिस अंडरलाइन पार्ट में कोई गड़बड़ है तो उसको रिप्लेस कर दो, गड़बड़ नहीं है भाई तो एज इट इज पड़ा रहने दो। देखते हैं, कहता है हर्ड। बच्चे क्या कहते हैं, हर्ड। हर्ड का मतलब क्या होता है, हर्ड का मीनिंग होता है झुंड, झुंड। और एक ग्रुप है, क्या है ये, एक ग्रुप है भाई। सारे ग्रुप की बात की गई है कि जो सारा ग्रुप है ना, वो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा था, चल रहा था, कहां पे, फार अवे फ्रॉम द फार्मर हट। जिसके थे वो जानवर, जानवरों का झुंड होगा भाई, भेड़ का हो सकता है, गाय का हो सकता है, झोपड़ी से दूर चल रहे थे, सारा ग्रुप एक साथ था। पूरे ग्रुप को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया गया है, और जब एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया गया है, देन देयर विल बी यूसेज ऑफ सिंगुलर वर्ब। तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। तो भाई ग्रे हर्ड के साथ आर नहीं आनी चाहिए, आर नहीं आनी चाहिए, तो नो सब्स्टिट्यूशन को हमने हटा दिया। देखना यहां पे हैज लगा रहा है भाई, हैज ग्रेजिंग कब से होने लग गया, हैज के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज ग्रेजिंग तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब इधर भी गलती कर रहा है। क्या ऑप्शंस बच गए तुम्हारे पास में, 2 ऑप्शन बच गए, द हर्ड इज ग्रेज्ड या फिर द हर्ड इज ग्रेजिंग। तो तुमने अनगिनत बार ये बात देखी है, और तुम्हें अनगिनत बार ये बात हम लोग बता चुके हैं कि भाई इज एम आर बात की जाए अगर किसकी, इज एम आर की, तो इसके बाद वर्ब 2 ही तरीकों से आ सकती है। मुझे यहां लिखना पड़ेगा,
तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई बच्चों इज एम आर या फिर कह देते हैं वॉज वर, इज एम आर या फिर वॉज वर, इनके बाद अगर वर्ब आएगी ना तो दो ही तरीकों से आएगी, या तो आएगी V3 या फिर आएगी V1 प्लस में ing। अगर आती है V3, अगर क्या आती है V3 तो सब्जेक्ट वर्ब का डूअर नहीं होता, वॉइस होती है पैसिव वॉइस। अगर आती है ing तो वर्ब आती है ing तो वॉइस होती है एक्टिव वॉइस, और जो सब्जेक्ट होता है वो खुद ही काम करता है। जैसे मैं तुमको बताता हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। आई खुद काम कर रहा है, यानी एम के बाद अगर V1 प्लस ing लगाता हूं तो वॉइस बनती है एक्टिव वॉइस, आई एम टीचिंग यू। और अगर भाई पैसिव वॉइस बनाना हो तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? यू आर बीइंग टॉट बाय मी, है ना। अब मैंने क्या किया? पैसिव वॉइस बनाया, लेकिन समझाने के लिए ना आपको यह समझना पड़ेगा कि इसके बाद अगर V3 आती है तो पैसिव वॉइस होता है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मैं बोलता हूं द बटर इज केप्ट इन द फ्रिज, मैंने सेंटेंस बोला बटर इज केप्ट इन द फ्रिज। बटर को कहां रखा जाता है? फ्रिज में रखा जाता है। क्या बटर खुद उठ के फ्रिज में बैठ जाता है कि बाहर पिघल जाऊंगा यार गर्मी हो रही है? ना ना ना, बटर को हम लोग रखते हैं। यानी जो सेंटेंस में प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, द बटर इज केप्ट इन द फ्रिज, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है बटर वो कीप वर्ब को नहीं कर रहा, बल्कि कीप वर्ब को उसके ऊपर किया जा रहा है। जब ऐसा होता है तो सेंटेंस की वॉइस होती है पैसिव वॉइस, यानी इज एम आर के बाद अगर V3 दिखती है ना तो वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस होती है। लेकिन बच्चे यहां तो जो झुंड है ना वो खुद ही चल रहा है, इस ग्रेज वर्ब को करने वाला कौन है? झुंड खुद ही है। तो हमें वॉइस हर हाल में चाहिए एक्टिव वॉइस। इसी कारण से ये ऑप्शन भी दूर हो गया। गलती ही एक थी, इस झुंड को सिंगुलर वर्ब चाहिए थी तो इस ग्रेजिंग लगा दिया। ठीक है, वैसे मैं इतनी एक्सप्लेनेशन ना करता तब भी काम चल जाता तुम्हारा, लेकिन एग्जाम में ये तो एज इट इज आने वाला है नहीं। तो लॉजिक क्या है इस ऑप्शन को हटाने का, वो लॉजिक मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हाँ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक मिलता है फिलर, द कैबिनेट हैज डैश ए प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज आर फंडेड एंड मैनेज्ड। देखो क्या कहता है, कैबिनेट ने ना हैज डैश ए प्रपोजल, क्या किया है? प्रपोजल को नहीं पता कि भाई उस वे को चेंज करो जिस वे से यूनिवर्सिटी को फंड किया जाता है और यूनिवर्सिटी को मैनेज किया जाता है। ठीक है, एक बात बताऊं तुम्हें, पिछली वाली बात से लिंक करूं, वैसे तो पता होगा, समझ गए होगे, यहां भी आर के बाद V3 लगाई गई। ठीक है, लेकिन यहां ये कॉन्सेप्ट नहीं लगना, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात आपके साथ अभी नहीं कर रहा। एक ब्लैंक है, ब्लैंक में फिल करना है। कैबिनेट क्या करेगी भाई? किसी बिल को, कैबिनेट क्या करेगी? किसी बिल को या तो लाएगी सामने या फिर उसका समर्थन करेगी। तो अब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार, ऑप्शंस क्या कहता है। पहला ऑप्शन आता है एंडोर्स, दूसरा ऑप्शन आता है एंडेंजर्ड, थर्ड ऑप्शन आता है एंडियर्ड, फोर्थ ऑप्शन आता है इवेपोरेटेड। तो बच्चे कैबिनेट बिल को इवेपोरेट नहीं कर सकती, इवेपोरेट तो होता है वाष्पीकरण, तो कैबिनेट तो इवेपोरेशन नहीं कर सकती भाई। बिल को इवेपोरेट किया ही नहीं जा सकता, उसे तो जलाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन पहले ही हट गया। दूसरा ऑप्शन क्या आता है? एंडियर्ड। क्या ऑप्शन आता है? एंडियर। इसके अंदर ही लिखा है डियर, इसके अंदर ही क्या लिखा है? एंडियर। एंडियर का मीनिंग होता है प्रिय, बनाना। डियर का मीनिंग क्या होता है? प्रिय, है ना। कार्ड के अंदर भी तो लिखा होता है डियर, अक्सर हम भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर का मीनिंग होता है प्रिय, एंड डियर का मतलब किसी को प्रिय बनाना। मैं बोलता हूं भाई उसकी राइटिंग ने, मान लो कोई कवि था उसने पोयम सुनाई और मैं बोलता हूं यार उसकी पोयम ने इतनी अच्छी पोयम गाई थी कि उसकी पोयम ने उसे हम सब का प्रिय बना दिया, उस कॉन्टेक्स्ट में एंडियर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो यहां तो बिल को प्रिय नहीं बनाया गया, बिल के साथ तो कोई और गड़बड़ की गई है। अगला वर्ड आता है एंडेंजर्ड। क्या वर्ड आता है? एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड क्या होता है? इसके अंदर ही लिखा है डेंजर। एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, एंडेंजर होता है जो खतरे में है, जैसे टाइगर है, चीता है, हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, संकट ग्रसित है। ठीक है, अंदर ही लिखा है डेंजर। तो बिल के साथ ऐसा भी कुछ नहीं था, तुम्हारे पास
ले दे के एक ऑप्शन बचा और वही ऑप्शन तुम्हारा क्या था, जल्दी बोलो, आंसर था एंडोर्स्ड। क्या था, एंडोर्स्ड था। या तो यूं लगा लेते, तीन ऑप्शन एलिमिनेट करके, यूं भी नहीं लगा पाए तो यूं सोच लो बच्चों, जो कोई सेलिब्रिटी होता है वो ब्रांड एंडोर्समेंट करता है। हम कहते हैं विराट कोहली, कौन सी ब्रांड है वो, मान्यवर है शायद, कुर्ते पजामे वाली, उसको क्या करता है, ब्रांड एंडोर्समेंट करता है। ब्रांड एंडोर्समेंट करता है तो एंडोर्समेंट का क्या मीनिंग होता है, एंडोर्समेंट का मीनिंग होता है टू स्पोर्ट। इसका मतलब विराट कोहली भरे मंच पे आके कहता है कि जी इसके कपड़े अच्छे हैं, लंबे चलेंगे, मैं खुद पहनता हूं, पहने हुए अच्छे लगेंगे। तो एंडोर्समेंट का मीनिंग एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो टू सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करना। या फिर अगर आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो आप उस चीज को एडवर्टाइज भी कर रहे हो। तो एंडोर्स का मीनिंग, दो मीनिंग होते हैं, या तो सपोर्ट करना या फिर एडवर्टाइज करना। तो बच्चे कैबिनेट ने बिल को क्या किया होगा, एंडोर्स किया होगा, सपोर्ट किया होगा, समर्थन किया होगा या पेश किया होगा। और पेश करने की सेंस इसके अंदर ही आ गई, अगर कैबिनेट किसी बिल का समर्थन करती है भाई तभी तो उसे पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा फिलर था, मुझे लगा फ्री के नंबर दे दिए, एसएससी का दिल खुश था उस दिन। अगला वर्ड है प्रिंसिपल। अगला वर्ड क्या है बच्चे, प्रिंसिपल। ये कौन से वाला प्रिंसिपल है, ये कौन से वाला प्रिंसिपल है जी, जल्दी बता दो मुझे। मैं जानता हूं तुम सबको पता है ये बात, इतनी बार हम इस वर्ड को पढ़ चुके हैं। एक तो स्कूल में प्रिंसिपल होता था, ये वही वाला प्रिंसिपल है क्या या दूसरा है? देखो, एक प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, मेन, मुख्य। स्कूल में जो प्रिंसिपल होता था ना, बहुत सारे टीचर्स होते थे, एक प्रिंसिपल होता था, यानी सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे मुख्य था। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम था धर्मपाल। तो मैंने तो ऐसे याद रखा था जी, धर्मपाल, इसके पीछे क्या लगा है, पाल। इसका मतलब ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है, ये है मुख्य, मेजर या फिर इंपॉर्टेंट। और ये वाला प्रिंसिपल क्या है, ये वाला प्रिंसिपल क्या है, ये वाला प्रिंसिपल होता है, कहता है ये ऐसा इंसान है, इसके कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है। प्रिंसिपल्स का मतलब इसके कोई क्या नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है बच्चे, सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल्स नहीं है मतलब इसके कोई भी सिद्धांत ही नहीं है। तो ये वाला प्रिंसिपल, इसका बताना है सिद्धांत। तो भाई सिद्धांत क्या होते हैं, लीडर भी नहीं हो सकता, कॉन्क्रीट होता है, ठोस, हेडमास्टर भी नहीं, हेडमास्टर तो ये वाला होता है एक्सियोम। क्या होता है बच्चे, एक्सियोम होता है। फिजिक्स में एक वर्ड आता है पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये वाला कह लो, एक्सियोम कह लो, या फिर क्या कह लो, पोस्टुलेट्स कह लो। तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। दो वर्ड हमारी प्यारी एसएससी ने पूछे थे, डॉगमा और अगला वर्ड क्या पूछा था बच्चे, डॉक्ट्रिन। इन दोनों का भी मीनिंग क्या होता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, धर्म। जो आप कहते हो ना, यार मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, ये वही वाले वर्ड्स हैं। कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रख लेना। कहते हैं डॉग की जो मम्मी थी बड़े सिद्धांतों वाली थी, डॉग की मम्मी बड़े सिद्धांतों वाली थी। हमारे पड़ोस में एक आंटी है, उन्होंने डॉग पाल रखा है, ठीक है भाई। तो उनके बड़े सिद्धांत है कि इसको बेड पे नहीं बिठाना, इसको डाइनिंग टेबल पे नहीं बिठाना, इसको वहां नहीं लेके जाना। तो मैंने ऐसे याद किया था, डॉग की मम्मी बड़े सिद्धांतों वाली महिला थी, ठीक है। दूसरा ऐसे याद रख लिया था, डॉक्ट्रिन। दूसरा कैसे याद रख लिया था बच्चे, डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब मैंने ऐसे याद रखा था कि जो डॉक्टर है ना, उनके क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जल्दी से गलत काम नहीं करते। हालांकि मैंने ऐसा याद किया था, रियलिटी तो मेरा मतलब है सबको शायद नहीं पता या पता होगी भाई। तो डॉक्ट्रिन भी होता है सिद्धांत, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, आंसर मैंने बता दिया। मैंने 4-5 और वर्ड्स भी तुम्हें बता दिए, एक्सियोम, पोस्टुलेट, डॉगमा, डॉक्ट्रिन, ठीक है, प्रिंसिपल के सिनोनिम्स है, पूछे गए हैं। आगे क्या कहता है बच्चे, आगे इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ट्रांसलेट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर बताना है। कमल सेड आई हैव डन माय वर्क। कल की क्लास में बताया था, 2 कोमा बोले तो किसी के एज इट इज कथन। इनडायरेक्ट स्पीच में ये डायरेक्ट स्पीच है, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, किसी के कहे हुए एज इट इज शब्द हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आओगे, दोनों कोमा हटेंगे, इस कोमा को हटा के जोड़ने के लिए फेविकोल लगानी पड़ेगी। इंग्लिश ग्रामर में फेविकोल होती है कंजंक्शन या फिर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन
सिंपल फेविकोल है, कंजंक्शन अंबुजा सीमेंट है। कंजंक्शन अंबुजा सीमेंट क्यों है? सेम चीजों को जोड़ती है। प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी पार्ट से जोड़ देती है। तो देख लो यहां पे, इसमें तो कंजंक्शन ही नहीं लगाई, कर गया ना गलती, शाबाश। मैंने बताया था एक्टिव पैसिव और नरेशन में सेम सेम पढ़ेंगे और डिफरेंट को सोचेंगे, वही वाला तो गलत होगा। कमल सेड दैट, कमल सेड दैट, कमल सेड दैट, ठीक है। ही, आई, ही, इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी बच्चे। हैव हमने सीखा था, हैव प्रेजेंट की वर्ब किस में जाती है? पास्ट में जाती है। प्रेजेंट की वर्ब किस में जाती है? पास्ट में जाती है। तो मतलब हैव अगर यहां पे है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो भाई हैव अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैव तो नहीं हो सकता। हैव की जगह क्या होगा? हैड होगा। ये लो, काम खत्म हो गया। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए ट्रिक बताता हूं। एग्जाम में इतना टाइम पास मत करना, वहां लॉजिक सोचने मत बैठना, सीधा सा देखना, वर्ब ही चूज करना। वर्ब क्या है? हैव। क्या किसी में हैव है क्या? जिसमें प्रेजेंट की वर्ब है वो ऑप्शन कट गया, आंसर हैड, आगे बढ़ो। तभी जाके मैंने क्लास में बोला था एक बारी कि मैं 1.5 मिनट में पूरा पेपर कर देता था। तभी जाके पेपर होता है जब आप डायरेक्ट वो चीज ढूंढते हो जो आपको ढूंढनी है, जो आपको आंसर ला के देगी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी एग्जाम में होनी चाहिए तुम्हारी। यही वाला आंसर लगाया है एग्जामिनर भैया ने भी। कहते हैं टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस। हिंदी में नहीं कहते लिप सर्विस का क्या मीनिंग होता है? लिप्स हिंदी में नहीं कहते, ये चिक्स है, लिप्स हिंदी में नहीं कहते। कहते बोलता बोलता है, काम नहीं करता। किसी की हेल्प चाहिए, किसी बंदे के पास गया मैंने कहा यार सिर्फ बोलता बोलता है, वो काम नहीं करेगा। तो टू पे लिप सर्विस का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली यही होता है कि किसी बात को सीरियसली नहीं लेना। भाई आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे, तभी तो मैं जो कह रहा हूं आप सिर्फ बोल रहे हो, हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ना वढ़ना नहीं है। तो टू पे लिप सर्विस का कुछ ऐसा ही मीनिंग यहाँ पे यूज करे। टू टॉक आउट ऑफ टर्न नहीं भैया, टू मेक लाउड स्टेटमेंट्स ना ना ना, टू आस्क फॉर परमिशन नहीं, टू बी इनसिंसियर, किसी चीज के प्रति सिंसियर ना होना। हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता। टू पे लिप सर्विस का एक मीनिंग बेसिकली होता है गोली देना, कि भाई वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पे बेस्ट चॉइस चूज करनी थी, ठीक है, इसने लिखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो कुछ इडियम्स ऐसी होती हैं जिनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें चूज करना पड़ता है कि भाई यही वाला आंसर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 11th पढ़ते हैं। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस ऑन प्रोटेस्ट। बच्चों एग्जाम में एरर फाइंड आउट करते टाइम ना, अगर तुम्हें एरर ना मिले पढ़ने पे, तो तुम एक काम करना, सही पार्ट को चूज करना। इसने पार्ट बनाए हैं, है ना, ये ए है, ये बी है, सी है और डी है। तुम ऐसे चूज करना कि भाई ए में कोई एरर हो सकता है या नहीं हो सकता। मान लो मैंने देखा ए में तो कोई एरर नहीं हो सकता, बी में कोई एरर नहीं हो सकता, यार सी या डी में ही कोई एरर है, क्योंकि ए और बी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब मैं सी और डी पे ज्यादा गौर करूंगा। तो एक ये तरीका होता है अगर एग्जाम में आपको एरर नहीं मिलते तो। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस ऑन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के ऊपर चढ़ के दे दिए थे क्या रेजिग्नेशन? है भाई, प्रोटेस्ट के ऊपर चढ़ के दे दिए थे क्या? नहीं, प्रोटेस्ट तो बल्कि प्रोटेस्ट के ऊपर चढ़ के नहीं दिए, प्रोटेस्ट में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दिए। तो ऑन प्रोटेस्ट की बजाय हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इनका। ठीक है, एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट की वजह से या प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या किया? अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र सौंप दिया। ठीक है जी, जल्दी बढ़ते हैं आगे। ए पर्सन प्रीऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। देखो भाई, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी। कल की क्लास में भी बताया था, जो CHSL का टेस्ट करवाया था। ऑप्टिमिस्टिक मतलब इसे हर जगह क्या दिख रही है? लाइट दिख रही है, रोशनी दिख रही है, ऑप्टिक्स इसे दिख रहा है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते थे ना ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है लाइट, है ना। तो भाई चश्मे की दुकान पे भी देखना ऑप्टिकल लिखा होता है, टू सी या लाइट। इसे हर बात में पॉजिटिविटी दिखती है, लेकिन इसे कैसी पॉजिटिविटी दिखती है? अनरियलिस्टिकली।
मतलब अनरियलिस्टिकली मतलब ऐसी चीजें सोचता है जो वास्तव में क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। जैसे मैं बोल दूं भाई कल से काम पे नहीं आएंगे क्योंकि मेरे को पता है 2 साल बाद मेरे को मुकेश अंबानी गोद ले लेगा। क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ख्याली पुलाव है भाई, डे ड्रीमिंग है। तो ये बंदा है तो पॉजिटिव, लेकिन ऐसा पॉजिटिव है कि ये सोचता है सब कुछ हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई। देखो प्रैक्टिकल तो होता है जो बंदा वास्तविकता से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हो, तो प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, इसका उल्टा बताना है। अगला वर्ड है प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक और प्रैक्टिकल सेम मीनिंग होता है। प्रैक्टिकल और प्रेगमेटिक का सेम मीनिंग है। आगे कहते हैं रेशनल। रेशनल का मीनिंग होता है बच्चे सोचना। हम कहते हैं भी रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन करना, तर्क वितर्क करना। तो अगर हम किसी चीज पे विश्वास कर रहे हैं तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम ब्लाइंड ट्रस्ट करें या फिर हमारी रैशनल थिंकिंग है, हम सवाल जवाब करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, सोचते हैं, फिर विश्वास करते हैं। लेकिन ये बंदा तो कैसा है, अनरियलिस्टिक इमेजिनरी चीजों पे भी क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। इस बंदे ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है, इसने एक अलग ही दुनिया बना रखी है। तो भाई ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सेम मीनिंग जनरेट कर रहे हैं। तीनों के तीनों सिनोनिम है, और सिनोनिम है तो भाई तीन तो आंसर हो ही नहीं सकते। अकेला आंसर क्या बचा तुम्हारे सामने, क्विक्सोटिक। क्या वर्ड बचा बच्चे, क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक याद रख लेना। मेरे पास तो इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, मुझे खुद याद नहीं था, मैंने तो इसी तरीके से अप्लाई किया। ये तीन ऑप्शन हट गया, आंसर पक्का पक्का यही है। फिर डिक्शनरी में से चेक कर लिया। तो जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में सारे वर्ड्स हमें याद हो तभी 50/50 आएंगे, तभी 200 में से 200 लगेंगे। एमए भी लग जाते हैं थोड़ा सा दिमाग से खेल के। तो वर्ड बना बच्चे क्या, क्विक्सोटिक। इसका मीनिंग होता है ख्याली, ख्याली सपने, ख्याली पुलाव बना रहा है, ऐसा पर्सन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा एडजेक्टिव है ये, बहुत ही अच्छा एडजेक्टिव है। स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर सकते हो इसको, स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर सकते हो क्विक्सोटिक। ठीक है, क्विक्सोटिक। बाकी हाँ, याद करने की एक ट्रिक है, बट अपने आप बना लेना, वो ट्रिक ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। बच्चे हु विच दैट, क्या बोले, हु विच दैट अगर किसी सेंटेंस के बीच में आए, हु विच दैट, या फिर हाँ दैट के साथ ही करें, ये दूसरा नहीं करते। हु विच दैट अगर किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ तो देते हैं लेकिन वर्ब अपने से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो भाई हु से पहले नाउन क्या है, ब्रदर। ब्रदर के पीछे एस नहीं लगा, इसका मतलब ब्रदर भैया क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब दीदी को भी बनाओ सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है V1 के बाद SIS जोड़ के। तो यहां जोड़ना पड़ेगा लिव्स। क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, लिव्स। यही इसका आंसर था, यही इसका क्या था बच्चे, आंसर था। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। पहला वर्ड आता है एडामेंट। एडामेंट होता है स्टबर्न, अड़ियल, जो बंदा जिद्दी किस्म का हो। एडामेंट, स्टबर्न, अड़ियल होता है। ऐसे याद रख लेना। ये तो सिंपल सिंपल कह रहा है, कहता है ऐसा मैन है हर बात पे अड़ जाता है। ऐसा मैन है हर बात पे अड़ जाता है, एकदम जिद्दी किस्म का प्राणी है। अगला वर्ड आता है एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है सफिशिएंट। अगला वर्ड आता है एडवाइसेबल। अगला वर्ड क्या आता है बच्चे, एडवाइसेबल। तो जो वर्ड है ना हमारा एडवाइसेबल, इसी की स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग में यहाँ पे ई नहीं आना था। ऐसे याद रख लेना, कई बार गलती हो जाती है स्पेलिंग में, इसको याद रखना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैंने तो इसको ऐसे याद रखा था, वीजा आता है, एडवाइस के बीच में वीजा आता है, मैंने ऐसे याद रखा था भाई स्पेलिंग को। तो एडवाइसेबल। और ऑल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेट होता है अगल बगल वाला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट होंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक एंगल छोड़ के अगला। ठीक है, तो ऑल्टरनेट की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑल्टरनेट की स्पेलिंग में कोई भी किसी प्रकार की किसी भांति की गड़बड़ नहीं की गई। अगला वर्ड क्या है बच्चे, अगला वर्ड है ट्रिम्प। अगला वर्ड क्या है बच्चे, ट्रिम्प। ट्रिम्प का मीनिंग होता है जीत, विजय, सक्सेस। ठीक है, ट्रिम्प का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जीत। तो यहाँ पे क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। देखो जॉय होता है खुशी, प्राइड होता है गर्व, सेलिब्रेशन होता है उत्सव टाइप। तो भाई ट्रिम्प का उल्टा क्या होता है, फेलियर।
ट्रिम्प का उल्टा क्या होता है? फेलियर। एक वर्ड और होता है फेलियर के लिए, एक वर्ड और होता है फेलियर के लिए, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अभी नहीं बताऊंगा। डी ई से स्टार्ट होता है, डी ई से स्टार्ट होता है, डिबे डिबे ऐसे करके कुछ होता है। मैं पूरा वर्ड नहीं बताऊंगा, इतना हिंट तो बहुत है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है जी। आ जाओ। हाँ 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 हाँ, क्या करना है इसका? इसका करना है PQRS, इसको करना है अरेंज। आ जाओ अरेंज करते हैं। देखो भाई PQRS का सीधा सा फंडा ही, प्रोनाउन का यूज तब तक नहीं होता जब तक नाउन पहले ना दिया हो। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ही का यूसेज पहले ना करूं, यानी ही से मैं सेंटेंस को फ्रेम ना करूं। तो भाई मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि ही से सेंटेंस फ्रेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उन ऑप्शंस को मैं हटा सकता हूं जिनमें ए से सेंटेंस बन रहा है। ये लो काट दिया, दो ऑप्शन बचे, या तो डी या फिर बी। डी को पढ़ते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन इन विलेज, शाबाश। बी को पढ़ते हैं वन नाइट द विलेजर डिसाइडेड टू टीच हिम। बच्चे अगर डी से स्टार्टिंग कर दी, या तो डी से स्टार्टिंग हो या बी से स्टार्टिंग हो, कह रहा है टीच हिम। हिम किसको सबक सिखाना है? बता रहा है आगे एक आदमी को। सीधा सीधा अगर मैं इससे स्टार्टिंग कर दूंगा बी से, तो अभी भी मैं हिम को नहीं जानता, प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं किससे पहले? नाउन से पहले, जो कि गड़बड़ है, अनर्थ है, बवंडर है। इसीलिए ऐसा बवंडर तुम लोग मत करना, बी से स्टार्टिंग मत करना बच्चे, बी से स्टार्टिंग मत करना, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, डी ए बी सी। इस तरीके से एग्जाम में टाइम बचाया जाता है, ऑप्शंस इस तरीके से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, यही आंसर होगा, यही आंसर है, देख लो। अगला वर्ड आता है कमेंस। अगला वर्ड क्या आता है बच्चे? कमेंस। कमेंस का मीनिंग क्या होता है? कमेंस का मीनिंग क्या होता है? कमेंस का मीनिंग होता है टू स्टार्ट विद। कमेंस का मीनिंग होता है शुरुआत करना, टू स्टार्ट विद। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखेंगे कि एक बारी मुझे याद है हमें घर शिफ्ट करना था, तो मेरे पापा बोले चल भाई सामान उतरवा। मैं आराम से बैठा, पापा बार बार आ रहे, कहते सामान क्यों नहीं उतरवा रहा? मैंने कहा पापा कम मैन, कुछ दोस्तों को बुलाया है, उनको आने दो, फिर शुरुआत करेंगे। कमेंस का मीनिंग टू स्टार्ट विद। इस तरीके से याद रख सकते हो। क्या बताना है इसका? सिनोनिम बताना है, शूट नहीं, किसी को गोली थोड़ी मारनी है। शूट नहीं हो सकता, स्टैंड नहीं हो सकता, स्टॉप नहीं हो सकता। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, स्टार्ट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला वर्ड आता है सुनील हैव बीन वर्किंग एज ए पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर for 2 years. Sunil have been working as a personal assistant to the director for 2 years. To the director नहीं, as a personal assistant of the director for 2 years. एक तो preposition की गड़बड़ है, बट अनफॉर्चुनेटली ये टाइपिंग का एरर है, ये टाइपो है। टाइपिंग एरर होता है उसको टाइपो बोला जाता है, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट में गलती है क्या? कुछ अंडरलाइन पार्ट में गलती है। सुनील हैव बीन वर्किंग, सुनील एक है, एक से ज्यादा है। सुनील एक ही प्राणी है, एक से ज्यादा है। सुनील भैया एक ही है, सुनील भैया के लिए वर्ब दीदी आएंगी सिंगुलर, तो हैव ना आके आपको लगाना पड़ेगा क्या? हैज बीन। सुनील हैज बीन वर्किंग, ठीक है। और बच्चों एक ड्यूरेशन से ये काम हो रहा है। जब ड्यूरेशन के साथ काम हो रहा होता है तो हम यूज करते हैं टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। एक बोल दूं बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। एक बोल दूं सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जब ड्यूरेशन दी जाती है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होगा परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट। थोड़ा सा काम तो हुआ ही होगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, जल्दी 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 जल्दी। शिवा रोट ए लेटर टू द हेड ऑफ द HR डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट। क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। शिवा ने एक चिट्ठी लिखी है। शिवा रोट ए लेटर। तुम सीख के आए हो, तुम सबको पता है पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पैसिव वॉइस का सिंपल सा मतलब है भाई कोई भी वर्ब हो उसको चेंज कर देना वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो रोट को चेंज करते हैं किसमें? रिटर्न में। तो बच्चे ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। दूसरी चीज V2 है और V3 में आई, तो अब मुझे V3 को बताना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म और V1 ING बिना हेल्पिंग वर्ब का काम ही नहीं करती, भूल जाती है कि हम वर्ब के परिवार से हैं, कोई और काम करने लग जाती है आलतू फालतू।
तो उसको याद दिलाने के लिए ना उसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब बिठाते हैं। क्या बिठाते हैं? हेल्पिंग वर्ब बिठाते हैं। टेंस कैसा है? पास्ट का, तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस V3 के साथ लगानी पड़ती वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी वॉज के साथ V3 आंसर हो सकता है। ये वाला भी हट गया, ये बन सकता है वॉज रिटन, वॉज रिटन। हाँ, क्या करते हो पैसिव वॉइस में? क्या करते हो? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में क्या करते हो? इस ऑब्जेक्ट नाम के प्राणी को यहां ले आते हो और सब्जेक्ट बना लेते हो। मैं थोड़ा सा डीप में बता ही देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तुमने पढ़ा भी होगा, कर्ता किसी क्रिया को कर्म के ऊपर करता है। प्रिंस टू पैरामाउंट बुक बाय एसके क्लासेस में वॉइस चैप्टर खोलना, बहुत अच्छे से बताया मैंने। पैसिव वॉइस का जिक्र करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसको यहां ले आते हैं, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, इसको यहां ले आते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ये जो वर्ब होती है ये V3 में चली जाती है, साथ में एक हेल्पिंग वर्ब डाल दिया करते हैं, साथ में जोड़ने के लिए बाय नाम की प्रेपोजिशन लगा देते हैं। ये होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो आ जाओ, ए लेटर वॉज रिटन बाय शिवा। इन दो ऑप्शन में डिफरेंस ही है। ए लेटर वॉज रिटन बाय द हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट। अरे नहीं, शिवा ने चिट्ठी लिखी है HR को, डिपार्टमेंट को, तो ए लेटर वॉज रिटन बाय शिवा। ए इसका आंसर बनता। क्या आंसर बनता है इसका बच्चे? ए ही इसका आंसर बनता है। ठीक है, ओके है बात, ओके है रिपोर्ट, बहुत अच्छे, पूरी रिपोर्ट ओके है। आ जाओ जल्दी से पढ़ते हैं। ABCD कितने गया? C। हाँ, बहुत बड़ा आ गया। इतना बड़ा आ गया तो क्या एग्जाम में टाइम वेस्ट करें? जब आप SSC CGL के अंदर बैठे हो देन यू डोंट हैव मच अमाउंट ऑफ टाइम टू वेस्ट। ज्यादा टाइम बेकार करने के लिए नहीं है। इतना बड़ा आ जाए छोड़ देना, आगे बढ़ना। याद रखना कि इंग्लिश के पोर्शन में एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है मैंने, क्योंकि भाई मेरे इतना बड़ा पढ़ोगे, पढ़ने में 1.5 मिनट लग गया, क्या पता 2 क्वेश्चंस आगे मैथ के लगा लो। लास्ट में अटेम्प्ट करना ऐसा आ जाए, छोड़ के आगे बढ़ना। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीखते हैं कैसे अप्रोच होनी चाहिए। देखो सीधी सी बात है, ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की क्या करते हैं जी? चेष्टा करते हैं कि क्या हो सकता है। इंडीड द केमिकल कंपाउंड फ्रॉम, पढ़ना पड़ेगा। ये तो सच में गड़बड़ घोटाला हो गया, इस वाले को तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ 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 ठीक है, पढ़ो। कोई ट्रिक नहीं बन रही तो पढ़ो, बाकी ट्रिक बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ट्रिक आपकी ना बने। ट्रिक तो हर हाल में बनेगी बनेगी, बस आपको ढूंढनी पड़ेगी कि ट्रिक क्या बन सकती है, और वो चीज सिखाएगी क्या? प्रैक्टिस। देखो पढ़ते हैं। Indeed, polymers such as Na, the chemical compound from which Na as fiber these materials, many of the polymers that consisted। एक बात तो मुझे देखने को मिल गई, एक बात तो मुझे देखने को मिल गई, these materials लिखा है। these कौन से वाला? these material कौन से वाला? तो मुझे ना थोड़ी सी सेंस आई क्या कि शायद भाई सी से मुझे स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए। सी से स्टार्टिंग नहीं करनी, तो मैंने एग्जाम में तीसरे ऑप्शन को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब मेरे पास में क्या बच गए बच्चे? 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब एक बारी पढ़ते हैं। 2 ऑप्शन बच गए तो अब एक बारी पढ़ते हैं। और पता है एक बात मैंने देखी, मैंने क्या देखा? तीसरा तो हमने हटा दिया। मैंने देखा यार यहां भी BD है, यहां भी BD है, यहां BD दूर है, यानी अगर मैं B और D को पढ़ लू ना तो शायद हो सकता है ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो अब मैं B और D को पढ़ूंगा, शायद दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। आओ पढ़ते हैं। मैंने देखा द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच मैन मेड फाइबर आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज पॉलीमर्स। यहां पे पॉलीमर क्या होते हैं उसके बारे में एक बात बता रहा है। डी में क्या कह रहा है? मेनी ऑफ द पॉलीमर्स। तो पहले बच्चों क्या चीज होती है वो बताया जाता है, पहले किसी चीज को डिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसके बारे में और बातचीत होती है। ऐसा ही तो होता है, पहले किसी चीज को क्या करना चाहिए था? डिफाइन करना चाहिए था, उसके बाद में हम क्या करते? उसके बारे में कोई ना कोई बात कर सकते थे। यानी मुझे एक बात क्लियर हुई कि अगर कोई पेयर बनता है तो पहले बी आना चाहिए, फिर जाके डी आएगा। पहले बी लिखूंगा फिर डी लिखूंगा, ऑप्शन छांटते हैं। पहले डी लिख रहा है फिर बी लिख रहा है, ना हट गया, हटा दो भाई हटा दो। 2 ऑप्शन बच गए, या तो फर्स्ट या फिर फोर्थ। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता पूरा पढ़ के सेंस निकाल पाओ, इसी तरीके से खेलना पड़ेगा ऑप्शन से, कोई और रास्ता ही नहीं। नहीं खेल पाओ, लगे बहुत बड़ा है, छोड़ देना, लास्ट में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि भाई 4 मिनट इस पे वेस्ट कर दी और गलत कराए तो बहुत नुकसान किया। 4 मिनट में शायद 4 क्वेश्चंस किए जा सकते थे और यहाँ नेगेटिव में भी मार्क आ गए, तो ऐसी भूल ना करना, छोड़ के आगे बढ़ना, एंड में देखेंगे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो बी डी ए सी है या फिर क्या है सी डी है। दोनों ऑप्शन में मैंने एक चीज कॉमन देख ली। मैंने क्या देखा, मैंने देखा बच्चे डी और ए दोनों में एक साथ है, यहां भी डी ए है, यहां भी क्या है डी ए है, यहां भी डी ए का जिक्र किया गया, यहां भी डी ए का जिक्र किया गया, यानी डी और ए में डी और ए एक साथ ही जुड़ेंगे। अब मैं ध्यान से देखता हूं, यहां पे ए बीच में है, यहां पे ए क्या है लास्ट में, तो मैं ये देखता हूं क्या ए को लास्ट में रखा जा सकता है, क्या ए को लास्ट में रखा जा सकता है। ए को लास्ट में रखने के लिए मैंने सबसे पहला वर्ड देखा इंडीड। क्या देखा, इंडीड। इंडीड का मीनिंग होता है वास्तव, इन रियलिटी। तो बच्चे यहीं से पता लग गया कि भाई ए वाले ऑप्शन को लास्ट में रखा जाएगा। एग्जाम में ना इतना सोचने में भी मुझे ना करते भी 1 मिनट लग गया। अब मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाता, और ये सही भी तरीका था। पता है कैसे, मैंने ये देखा बच्चे, पहले आप किसी के बारे में बात बताते हैं कि भाई वो बहुत आलसी बंदा है, वो रोज यहाँ आता है, वो कम मेहनत करता है, फलाना डिमकाना, लास्ट में हम रखते हैं, लेकिन वास्तव में वो बंदा बहुत अच्छा है। तो इंडीड जनरली कंक्लूजन के टाइम, कंक्लूजन के पॉइंट पे एंड कंक्लूजन के पॉइंट पे लिखा जाता है। इंडीड जनरली कंक्लूजन के पॉइंट पे लिखा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको एंड में रखा और इसको मार्क करके मैं आगे बढ़ गया। यही आंसर था, यही मेरा आंसर था। मैंने कोई तुक्का नहीं मारा, मैंने स्ट्रेटेजी समझाई। पूरा पढ़ने लग गए, टाइम ही नहीं है, 5-6 मिनट लग गए, नहीं पढ़ सकते भाई, नहीं पढ़ सकते, सच्ची यकीन मानना। ठीक है, पढ़ते हैं। आगे आया क्लोज टेस्ट। आगे क्या है आपके बच्चे, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पढ़ते टाइम पहले ऑप्शंस नहीं पढ़ने होते, पूरा पैसेज पढ़ेंगे, एक सेंस क्रिएट करेंगे, फिर जाके हम 1 बाय 1 ऑप्शंस को देखेंगे। देखो क्या कहता है, इंग्लिश वोकेबलरी हैज डैश रिमार्केबल रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। इंग्लिश वोकेबलरी के पास क्या है, हैज डैश रिमार्केबल रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी थैंक्स टू द periods dash contact with foreign dash and its readiness to dash new words out of old elements. English seems to have far more words in its core dash than other languages. इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज की चापलूसी कर रहा है। सच में बहुत अच्छी लैंग्वेज है भाई, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। पढ़ें एक बारी, देखो इंग्लिश वोकेबलरी हैज डैश रिमार्केबल रेंज, आगे दिखा ऑप्शन, आगे क्या दिखा बच्चे, ऑप्शन। तो एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, आर से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो एन तो आ ही नहीं सकता था। दा का यूज कब करते, दा का यूज तब करते जब तुम्हें इस रेंज के बारे में पता होता, लेकिन तुम्हें रेंज के बारे में पता ही नहीं। रेंज नाउन का जिक्र पहली बार हो रहा है। आर्टिकल पढ़ाया था प्रिंस टू पैरामाउंट, यहीं पे एसके क्लासेस के चैनल पे ही है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। रेंज का जिक्र पहली बार हो रहा है, तो दा उसके साथ नहीं आ सकता, उसके साथ दा भी नहीं आएगा, हट गया। 2 रास्ते बचे, या तो 1 आए या फिर क्या आए, ए आए। 1 बच्चे गिनती बताता है, लेकिन ए एक आर्टिकल है, तो मैंने तो एक आर्टिकल चाहिए, गिनती बताने वाली बात ही नहीं होती। ठीक है, तो यहां पे 1 भी ना आके आंसर बनता ए। ठीक है, हैज ए रिमार्केबल रेंज, उसकी एक बहुत रिमार्केबल रेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यही आंसर मिलेगा बिल्कुल। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी थैंक्स टू द पीरियड्स डैश कॉन्टेक्ट विद फॉरेन, थैंक्स टू द पीरियड डैश कॉन्टेक्ट विद द फॉरेन। कौन से पीरियड, कौन सा पीरियड, थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद फॉरेन। भाई उस पीरियड को थैंक किया गया जब हमने कॉन्टेक्ट किया, फॉरेन आगे नहीं पता, पीपल है, लैंग्वेज है, ऑप्शन में देखेंगे उस पीरियड को। मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चे, क्लास में बहुत बार हम बात बताते हैं, नॉन लिविंग नाउन, एक नाउन को जो नॉन लिविंग हो दूसरे नॉन लिविंग नाउन से जोड़ने के लिए ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है। जैसे ध्यान से देखना, कॉलर ऑफ माई शर्ट, कॉलर ऑफ माई शर्ट, लेंस ऑफ माई वॉच, कैप ऑफ माई मार्कर, लेस ऑफ
शूज, ठीक है। तो एक नॉन लिविंग को दूसरे नॉन लिविंग से जोड़ने के लिए बेसिकली जब पोजेशन बताई जाए, अधिकार बताया जाए, कॉलर किसकी है, शर्ट की कॉलर है, लेंस किसका है, वॉच का लेंस है, ठीक है भाई, लेस किसका है, शू का लेस है। तो इस तरीके से पोजेशन बताई जाती है तो ऑफ का यूज करते हैं बच्चे, किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो पीरियड किसका है, कॉन्टेक्ट का है, तो हमने ऑफ प्रपोजिशन यहां पे लगा दी। बाकी कॉमन सेंस से भी तुम इसका आंसर कर सकते थे, इतनी पीएचडी मैंने धक्के में करवा दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद फॉरेन डैश, फॉरेन क्या होगा, फॉरेन मैथमेटिक्स होगा ना बच्चे। करेंसी की कोई बात ही नहीं की गई, बात की जा रही है लैंग्वेज की, तो करेंसी भी नहीं हो सकता, साइंस भी नहीं हो सकता, आंसर बचा लैंग्वेज। कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि जैसे जैसे दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस से मिली, जैसे इंग्लिश बनाने वालों ने इजिप्ट की कोई लैंग्वेज पढ़ी, फ्रांस की कोई लैंग्वेज पढ़ी, उससे एक दो वर्ड उठाए डाल दिए, एक दो वर्ड उठाए डाल दिए, एक दो वर्ड उठाए डाल दिए। अंग्रेजों ने सारी दुनिया पे राज करा था, तुम्हें पता होगा, ठीक है, जो वो था कोलोनिज्म, ठीक है, अंग्रेजों ने किया था। भाई जहां आए वहां के कुछ शब्द अच्छे लगे, अपनी भाषा में डालते चले गए, इसीलिए उनकी लैंग्वेज ग्लोबल एक्सेप्टेड लैंग्वेज बनी। जैसे एक वर्ड होता है लूट, लूट हिंदी का वर्ड है, लूटपाट हो गई, लूट लिया गया, उन्होंने डिक्शनरी में डाल दिया क्या, लूट। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जुगाड़ वर्ड को भी डिक्शनरी में डाल दिया। तो उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो वर्ड अच्छा लगा डाल दिया, अपग्रेड करते रहे। तो भाई दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी, उनके कॉन्टेक्ट में आए, तभी तो पता लगा कि ये वाला शब्द हम क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते एज इट इज, ठीक है। यही आंसर था, यही आंसर था। कौन से वाला है अपना, रेडीनेस टू क्वाइन न्यू वर्ड्स। बच्चे रेडीनेस टू क्या करेंगे भाई, नए वर्ड्स को एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं। शेड का मीनिंग तो होता है बहाना, शेडिंग टीयर्स, ऐसा तो कोई यूज नहीं किया गया। थिंक भी नहीं, डिस्कार्ड भी नहीं, रेडीनेस टू क्वाइन यूज, क्वाइन का एक मीनिंग यहां यूज किया गया, एक्सेप्ट करना, डालना, ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वाइन इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हम कहाँ गया, एंड इट्स रेडीनेस टू क्वाइन न्यू वर्ड्स आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स, इंग्लिश सीम्स टू हैव फार मोर वर्ड्स इन इट्स कोर डैश। क्या होती है किसी लैंग्वेज की, लैंग्वेज की वोकैबुलरी होती है, कैटलॉग एक लिस्ट होती है, वो बात नहीं कही, इन्वेंटरी भी नहीं, सिलेक्शन भी नहीं, बल्कि उसकी क्या है बच्चे, वोकैबुलरी है, उसकी क्या है, एक वोकैबुलरी है। ये था हमारा आज का टेस्ट एसएससी का, जो पेपर पूछा गया था एज इट इज, ऐसे इसको करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताओ क्या गड़बड़ हो गई, क्यों नहीं पसंद आई, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कभी। थैंक यू स्टूडेंट्स।